जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आप सभी को पता है कि सीडीएस और एनडीए का एग्ज़ाम है 4 सितंबर को। दोनों एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स की वेटेज जो है काफ़ी ज़्यादा रहती है। सीडीएस एग्ज़ाम में लगभग 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। एनडीए एग्ज़ाम के अंदर लगभग 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। एनडीए एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन की वेटेज सीडीएस के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। तो दोनों ही एग्ज़ाम्स में इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स को कवर नहीं किया था तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस पोर्शन में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल के ऊपर आने वाले एक हफ्ते में जितने भी फिल्टर्ड एंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सीडीएस और एनडीए एग्जाम के लिए, उन्हें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। आज इसका पार्ट 1 रहेगा। अगर आप चैनल के साथ में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल के ऊपर क्लिक कर देना, क्योंकि ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि लिमिटेड करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पिक करेंगे, क्वालिटी करंट अफेयर्स पिक करेंगे, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा हर घर तिरंगा के चलते लगभग 20 करोड़ से भी ज्यादा फ्लैग्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इसी वजह से जब आप फ्लैग को संभालेंगे, ध्यान में रखना, रिस्पेक्टफुली आपको संभालना है। जो फ्लैग कोड है उसकी पालना आपको यहां पर करनी है। आज़ादी उत्सव के चलते गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी सीडीएस और एफकेट के कोर्सेज हैं या सीडीएस की टेस्ट सीरीज है, एफकेट की टेस्ट सीरीज है, उनके ऊपर 50% एक्स्ट्रा ऑफ चल रहा है। ये ऑफर आपका आज रात तक रहेगा। कूपन कोड है इंडिया 50। इसके अलावा लास्ट मंथ से फ्री सीडीएस साइंस बैच चल रहा था, जिसके अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लास आपकी अवेलेबल थी, वीडियो लेक्चर्स आपके अवेलेबल थे। अगर किसी ने अभी भी साइंस की रिवीजन करनी है, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, वहां पर फ्री सीडीएस साइंस बैच आपको देखने को मिलेगा, उसमें एनरोल कर लेना। वहां पर प्रॉपर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आने वाले दिनों में आप साइंस की रिवीजन कर सकते हैं। आपको पता है कि साइंस की वेटेज सीडीएस एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा रहती है। तो ये सभी बातें इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम वीडियो के ऊपर 500 प्लस लाइक्स चाहिए। मुझे आप पर्सनली मैसेज करते हैं, कमेंट में भी बता देते हैं, लेकिन कई बार आप लाइक बटन को हिट नहीं करते। 500 प्लस लाइक्स होने चाहिए, तभी आपकी अगली वीडियो जल्द से जल्द आएगी और उसमें हम ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स कवर करेंगे। मेरा टारगेट है कि एक हफ्ते से पहले पहले करंट अफेयर्स हम यहां पर कंप्लीट कर लें। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नासा के कैप्स्टोन मिशन के साथ में। ये मिशन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। एग्जाम के अंदर प्रश्न किस तरह से बनेगा, या तो कैप्स्टोन की एब्रीवेशन आपसे पूछी जा सकती है, ये पूछा जा सकता है कि कैप्स्टोन का संबंध किसके साथ में है, मून के साथ में है, अर्थ के साथ में है, सन के साथ में है, मार्स के साथ में है। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर कैप्स्टोन मिशन को लॉन्च किसने किया है, क्या इसरो ने लॉन्च किया है, नासा ने लॉन्च किया है। इस तरह से प्रश्न भी जो है आपका पूछा जा सकता है। तो पहले तो ध्यान में रखना, जो आपका कैप्स्टोन मिशन है इसे लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। इसकी एब्रीवेशन क्या है, सिस लूनर ऑटोनॉमस पोजीशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में जो हमारा नासा है ये अलग अलग स्पेस एजेंसीज के साथ में मिलकर एक गेटवे स्टेशन बनाना चाहता है मून के ऑर्बिट में। ध्यान से समझना, ये जो गेटवे स्टेशन है इसे क्यों बनाया जा रहा है। देखिए, पृथ्वी से अगर कोई एस्ट्रोनॉट जाता है तो इस गेटवे स्टेशन में वो रुक पाएगा, उसके बाद में वो मून के सरफेस पे जा सकता है। इसी तरह से जब वो मून के सरफेस से वापस आएगा तब भी वो इस गेटवे स्टेशन का यूज कर पाएगा। चाहे कोई रोबोट है, चाहे कोई रोवर है, चाहे कोई एस्ट्रोनॉट है, उसके लिए इन गेटवे स्टेशंस को यहां पर बनाने का प्लान किया है नासा ने। अभी यहां पर ये ऑर्बिट में घूमने वाले हैं, तो नासा ने कैप्स्टोन मिशन इस वजह से लॉन्च किया है कि जो अलग अलग मून के ऑर्बिट्स हैं उन्हें यहां पर आइडेंटिफाई किया जा सके, उनकी स्टेबिलिटी को यहां पर देखा जा सके, ताकि ये जो गेटवे स्टेशन हम प्लान कर रहे हैं उसे एग्जीक्यूट किया जा सके।
इसके अलावा नासा के कुछ पहले से ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट्स हैं वो घूम रहे हैं, तो वहां पर उनकी रिलेटिव पोजीशन भी कैप्स्टोन मिशन के तहत ये बताने वाला है। तो ये सारी कहानी है, लेकिन मेन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में क्या रखना है? पहली चीज ध्यान में रखनी है कि जो कैप्स्टोन मिशन है इसे लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। कैप्स्टोन मिशन का संबंध किसके साथ में है? मून के साथ में है। और कैप्स्टोन की एब्रीविएशन क्या है? सिस लूनर ऑटोनॉमस पोजीशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। तो चलिए चलते हैं आगे हम यहाँ पर बात करते हैं नवजीत ढिल्लों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आपकी। जो नवजीत ढिल्लों हैं इन्होंने डिस्कस थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। कॉस्नो मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट आपकी चल रही थी कजाकिस्तान में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एथलेटिक्स मीट में इंडिया ने और बहुत सारे मेडल जीते हैं, लेकिन ये जो डिस्कस थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल आया था नवजीत ढिल्लों का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनके ऊपर प्रश्न बनते रहते हैं अक्सर, सीडीएस के अंदर भी, एनडीए के अंदर भी। ध्यान में रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 जून को। देखिए ट्रॉपिक्स का यहाँ पर क्या मतलब है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच वाला एरिया है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। इस एरिया के अंदर आपको पता है कि डायरेक्टली आपकी सनलाइट भी गिरती है। यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 80% बायोडाइवर्सिटी हमें इसी एरिया के अंदर देखने को मिलती है। नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है या फिर नहीं। आगे हम बात करते हैं एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार 3 लोगों को सिलेक्ट किया गया है कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए। कौन से 3 लोग हैं? एस.एम. कृष्णा, नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण। नारायण मूर्ति जी के बारे में आप सभी को पता है। एस.एम. कृष्णा का भी नाम आपने सुना होगा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आपके रह चुके हैं। प्रकाश पादुकोण के बारे में भी आपको पता है। कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका बेंगलुरु के अंदर, उसके बारे में भी आपको पता है। ये जो आपके कैंपेगोड़ा थे ना, इनका संबंध विजयनगर एम्पायर के साथ में था, ध्यान में रखना। अभी जो कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड है इस बार 3 लोगों को मिल रहा है, तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इजीली आपका बन सकता है। पूछ लेंगे कि बताइए इनमें से किसे इस बार कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, एस.एम. कृष्णा, नारायण मूर्ति जी, प्रकाश पादुकोण जी। इसके अलावा अगर हम बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इको रैप रिपोर्ट इनकम इनइक्वालिटी के ऊपर पब्लिश की थी। एग्जाम के अंदर प्रश्न आपका सीधा बनेगा कि बताइए इको रैप रिपोर्ट इनकम इनइक्वालिटी के ऊपर भारत के कौन से बैंक ने पब्लिश की थी, या भारत की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर इनकम इनइक्वालिटी जो है काफी ज्यादा कम हुई है, और भारत ने जो कोविड वाला दौर था जिसमें इनकम इनइक्वालिटी बढ़ सकती थी उसे भी अब्सॉर्ब कर लिया है। ज्यादा शॉक भारत को नहीं लगा है, बल्कि इनकम इनइक्वालिटी कम होनी स्टार्ट हो गई है, जो कि भारत के लिए अच्छा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए। ध्यान में रखना, रिसेंटली यूएस ने कुछ और देशों के साथ में मिलकर एक नए इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिसका नाम है पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। यहाँ पर आपका वर्ड आ गया पैसिफिक। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर पैसिफिक ओशियन की बात की जा रही है। यहाँ पर पैसिफिक ओशियन के अंदर जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनकी बात की जा रही है, उनकी मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की जा रही है। वहाँ पर पॉपुलेशन चाहे कम है लेकिन उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, वहाँ पर इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ पर चाइना की डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते यहाँ पर यूएस ने कुछ और कंट्रीज के साथ में मिलकर एक इनिशिएटिव की शुरुआत की है जिसका नाम क्या है? पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। सबसे पहले तो एग्जाम के अंदर यही प्रश्न आपका बनेगा सीधा सीधा कि इस इनिशिएटिव का नाम क्या है। दूसरा प्रश्न बनेगा कि क्या भारत यहाँ पर इनका मेंबर है?
क्या ये इनिशिएटिव जो 5 कंट्रीज ने शुरू किया है क्या उसमें भारत है? नहीं, भारत यहाँ पर नहीं है। कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स हैं। कितने देश हो गए? 5 देश हो गए। 5 देशों ने मिलकर पार्टनर्स इन दी ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव की शुरुआत की है, जिसका भारत हिस्सा नहीं है। अगला करंट अफेयर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। देखिए, भारत के ऊपर एलिगेशंस ये लगे थे कि भारत फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब कर रहा है, यानी जो लोग भारत की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन देना चाहते हैं, उन्हें वो हक यहाँ पर नहीं मिलता है, जिसके चलते G7 भारत और 4 अन्य देशों ने प्लेज ली थी कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करेंगे। और यहाँ पर उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी पब्लिश की थी, जिसका टाइटल क्या था? रिजिलियंट डेमोक्रेसीज। यहाँ पर भारत का यही कहना है कि वो अपने देश की इंटीग्रिटी, यूनिटी को बनाए रखेगा। बाकी उसके अलावा फ्रीडम ऑफ स्पीच भारत के अंदर पूरी है। इंश्योर किया जाएगा कि हर एक बंदे को बोलने का हक मिले, ओपिनियन जो है वो अपना रख पाए। ध्यान में रखना, यहां पर जो जॉइंट स्टेटमेंट पब्लिश की थी G7 ने, भारत ने, और जो 4 अन्य देशों को इनविटेशन मिला था, उन्होंने मिलके जो जॉइंट स्टेटमेंट पब्लिश की थी, उसका टाइटल क्या था? रिजिलियंट डेमोक्रेसीज। एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि बताइए, भारत ने रिसेंटली G7 के साथ में मिलके फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर एक जॉइंट स्टेटमेंट पब्लिश की थी, उसका टाइटल आप बता देंगे। संबंध इसका फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ में था, ये आपको पता होना चाहिए। अगर G7 की बात करें तो कौन से देश G7 का पार्ट है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत इसका पार्ट नहीं है। इसके अलावा यहां पर 4 अन्य कंट्रीज को भी इनविटेशन मिला हुआ था, जिन्होंने साथ में जॉइंट स्टेटमेंट पब्लिश की है। कौन सी 4 कंट्रीज थी? अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेंकटरमन कृष्णमूर्ति जी, इनका हाल ही में देहांत हो गया 97 की एज में। देखिए, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था भारत की PSUs के अंदर, जिसके चलते इन्हें फादर ऑफ इंडियन PSUs के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि फादर ऑफ इंडियन PSUs किन्हें कहा जाता है? आपका आंसर रहेगा वेंकटरमन कृष्णमूर्ति। इसके अलावा आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है, यहां से प्रश्न एग्जाम के अंदर बनते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भारत के अंदर हाल फिलहाल में कितनी महारत्न कंपनीज हैं और कौन कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी है। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि यहां से प्रश्न CDS और NDA दोनों के अंदर बन सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। देखिए, एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या बनेगा कि एक रिसेंटली रिपोर्ट आई थी इंडियाज गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के ऊपर। इस रिपोर्ट को लॉन्च किसने किया? ध्यान में रखना, नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया था। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गिग इकोनॉमी क्या होती है, क्योंकि NDA और CDS के अंदर इसके ऊपर सीधा प्रश्न बन सकता है कि गिग इकोनॉमी किसे कहते हैं। देखिए, जहां पे परमानेंट जॉब नहीं होती, जो आपके फ्रीलांसर होते हैं, इस तरह के जो वर्कर्स होते हैं, इस तरह के काम करते हैं जिनका परमानेंट काम नहीं है, किसी के साथ में थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डील हो गई, वहां पर काम कर दिया, फिर दूसरे बंदे के साथ में डील हो गई, वहां पर काम कर दिया, उस इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? गिग इकोनॉमी कहते हैं। और भारत के अंदर गिग इकोनॉमी का जो पोर्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमानेंट जॉब अभी नहीं करना चाहते, फ्रीलांसिंग का काम करते हैं और वहां से अच्छे खासे पैसे जो है कमा लेते हैं। तो एग्जाम के अंदर एक प्रश्न तो आपका सीधा सीधा ये बन सकता है कि गिग इकोनॉमी क्या होती है। दूसरा प्रश्न आपका ये बन सकता है कि इंडियाज गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया था, लॉन्च किसने किया था? नीति आयोग ने। यहां पर आप देख सकते हैं गिग वर्कफोर्स इंडिया में कौन कौन से सेक्टर में कितनी है। रिटेल, ट्रेड एंड सेल्स की बात करें तो यहां पर गिग वर्कफोर्स सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर है, उसमें काफी ज्यादा है। फिर फाइनेंस में, फिर मैन्युफैक्चरिंग में और फिर एजुकेशन में। तो थोड़ा सा आइडिया रखना, कभी कभार इस तरह के प्रश्न भी बन जाते हैं कि गिग वर्कफोर्स
कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, तो रिटेल ट्रेड एंड सेल्स के अंदर हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा ऐसा वर्कफोर्स काम कर रहा है जो टेम्परेरी है, जिनके पास में परमानेंट जॉब नहीं है, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डील करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद में काम चेंज कर लेते हैं। फ्रीलांसिंग टाइप यहाँ पर काम आपका रहता है। काफ़ी सिंपल चीज़ है। गिग इकोनॉमी आपको समझ लग गई, इंडिया गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी के बारे में आपको समझ लग गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपनी पहली रिपोर्ट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर है उसे रिलीज़ किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक किया जाए, इस तरह की रिपोर्ट पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ की है। इस वजह से इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्ज़ाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न आपका बनेगा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जहां पर डिस्ट्रिक्ट्स को अलग अलग ग्रेड्स के अंदर बांटा जाएगा। इंडेक्स का मतलब होता है कि उन्हें अलग अलग ग्रेड्स में रैंक किया जाएगा। इस रिपोर्ट को रिलीज कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अभी यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर्स रहते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एजुकेशन का स्तर किस तरह से है, बच्चों की सेफ्टी है वहाँ पर नहीं है, उन्हें जो बेसिक एजुकेशन है वो किस तरह से मिलती है, क्वालिटी एजुकेशन है या नहीं है, वहाँ पर इनोवेशन के साधन है या नहीं। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स रहते हैं। यहाँ पर टोटल इस इंडेक्स में कितने पॉइंट्स थे? 600 पॉइंट्स थे। अभी जिस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर 90% से ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे वो सबसे ऊपर वाले ग्रेड में आ जाएगा, और इस ग्रेड का नाम क्या है? दक्ष है। और इसी तरह से ग्रेडिंग सिस्टम आपका बनाया गया है जो 10 ग्रेड्स के अंदर डिवाइडेड है। सबसे बेस्ट ग्रेड आपका कौन सा है? दक्ष है। अगर आपको 600 में से 90% से ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं तो आप दक्ष ग्रेड में आ जाएंगे, और अगर आपको 10% से भी कम पॉइंट्स मिलते हैं तो सबसे पुअर ग्रेड जो है उसका नाम है आकांक्षी 3। ध्यान में रखना, यहाँ पर ये दोनों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे हाईएस्ट ग्रेड जो पॉसिबल है वो उस डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा जो 90% से ज़्यादा पॉइंट स्कोर कर लेगा, जिसका नाम रहेगा दक्ष। और अगर वो डिस्ट्रिक्ट 10% पॉइंट से भी कम अचीव करता है तो वो लोएस्ट ग्रेड के अंदर आ जाएगा, जिसका नाम रहेगा आकांक्षी 3। और ध्यान में रखना, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के बारे में। यहाँ पर इराक के ऑफिशियल है मोहम्मद जालूद, उन्हें यहाँ पर प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का। देखिए, बहुत सारे कारणों की वजह से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि फिलहाल इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? ध्यान में रखना, इराक से आते हैं मोहम्मद जालूद, वो यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं IWF के। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अगर आप FCAT का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये भी प्रश्न एग्जाम के अंदर आपका बन सकता है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं एक इंडियन टेनिस ग्रेट प्लेयर के बारे में जिनका नाम है विजय अमृतराज। यहाँ पर इन्हें गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि 2021 के गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड के रिसिपिएंट कौन से टेनिस प्लेयर हैं? वहां पर रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा, इस तरह के नाम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान में रखना, विजय अमृतराज जी, इन्हें यहां पर ये अवार्ड मिला है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे हम यहां पर एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022, इसका थीम क्या था? थीम था स्केलिंग अप ओशियन एक्शन। देखिए, थीम इसका काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, लेकिन एग्जाम के अंदर क्या होता है, जो उसका क्रक्स होता है ना, वो पूछ लिया जाएगा। कम से कम जो पहले 4 वर्ड्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। स्केलिंग अप ओशियन एक्शन थीम था ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 का। मेनली एग्जाम के अंदर प्रश्न बनेगा कि ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 की कहाँ पर हुई थी, इसका वेन्यू क्या था? ध्यान में रखना, लिस्बन पोर्टुगल जो है इसका वेन्यू था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर बनेगा। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में। आपको पता है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो 2014 से हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और यहाँ पर वो पहली बार अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट से मिले हैं।
तो एग्जाम के अंदर प्रश्न क्या बनेगा कि बताइए अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हाल फिलहाल में कौन है? अल्बर्टो फर्नांडिस जो है अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट है। स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनडीए के पर्सपेक्टिव से भी, सीडीएस के पर्सपेक्टिव से भी। आगे हम यहां पर बात करते हैं, स्पाइडर की एक नई स्पीसीज ढूंढी गई थी थार डेजर्ट के अंदर, उसका नाम क्या है? नाम इंपॉर्टेंट है, यह भी इंपॉर्टेंट है कि थार डेजर्ट के अंदर स्पीसीज किसकी मिली है? स्पाइडर की मिली है, और इसका नाम क्या है? स्यूडोमोग्रुस सूधी। स्यूडोमोग्रुस सूधी जो है इसका नाम रखा गया है। थार डेजर्ट के अंदर स्पाइडर की स्पीसीज मिली थी, ध्यान में रखना। आगे हम यहां पर बात करते हैं रशिया के बारे में। देखिए, रशिया ने बताया था कि वो बेलारूस को न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भेजेंगे, उनको प्रोवाइड करवाएंगे। उसका नाम क्या है? इस्कैंदर एम। ध्यान में रखना, ये जो आपका इस्कैंदर एम है ये न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी कर सकता है। मॉस्को का मतलब है कि यहां पर रशिया ने कहा था कि वो बेलारूस को ये मिसाइल भेजेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। अभी जो आपका सीएपीएफ का एग्जाम हुआ था उसके अंदर बहुत सारी मिसाइल्स के ऊपर प्रश्न जो है आपके बने थे। आगे हम बात करते हैं समंत कुमार गोयल जी के बारे में। एग्जाम के अंदर प्रश्न बनेगा कि हाल फिलहाल में हमारे रॉ के चीफ कौन हैं? सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है, 1 और साल के लिए ये रॉ के चीफ रहने वाले हैं। तो फिलहाल रॉ के चीफ कौन है? समंत कुमार गोयल जी। आगे हम यहां पर बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उड़ीसा के अंदर, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक सायरन सिस्टम के साथ में। एक्चुअल में होता क्या है कि वहां पर जो नेशनल हाईवेज हैं उसे क्रॉस करते हैं एलिफेंट्स, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, एलिफेंट्स इंजर्ड हो जाते हैं, कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पर सायरन सिस्टम के साथ में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा उड़ीसा में। नेशनल हाईवे 55 है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। यहाँ पर जो सायरन सिस्टम है उसका काम क्या होगा? उसका काम ये है कि जैसे ही वो एलिफेंट्स को ट्रैक करेगा कि वो नेशनल हाईवे के ऊपर आ रहे हैं, तो वहां पर सायरन बजना शुरू हो जाएगा। जो ह्यूमन होंगे उन्हें वहां से निकलने की परमिशन नहीं होगी, जिसके चलते एलिफेंट्स और ह्यूमन के इनकाउंटर कम होंगे, एक्सीडेंट यहां पर कम हो जाएंगे। ध्यान में रखना, ये चीज आपकी की जा रही है उड़ीसा राज्य के अंदर। इसके अलावा राजस्थान के अंदर मिनार बर्ड विलेज है, वहां पर उसे वेटलैंड बनाया जा रहा है। सीधा सीधा एग्जाम के अंदर प्रश्न बन सकता है कि मिनार बर्ड विलेज आपको कहां पर देखने को मिलता है? ये आपको उदयपुर राजस्थान के अंदर देखने को मिलेगा। अगर मिनार लेक के बारे में पूछा जाए तो ध्यान में रखना, वो भी आपको राजस्थान राज्य के अंदर देखने को मिलेगी। आगे हम बात करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज डे। ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 27 जून को। इसका थीम क्या था? रिजिलियंस एंड रीबिल्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उसे बहुत ज़्यादा हिट किया था कोविड ने, और कोविड के बाद से एमएसएमई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये डे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज डे। ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 27 जून को। थीम था रिजिलियंस एंड रीबिल्डिंग। इसके अलावा हम बात करते हैं रणजी ट्रॉफी की। रणजी ट्रॉफी का टाइटल इस बार किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। और मध्य प्रदेश ने यहां पर हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी क्योंकि उन्होंने पहली बार रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता है। उन्होंने यहां पर मुंबई को हरा दिया था। मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे सरफराज खान। अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं तो उनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल भी हो रही थी। तो सरफराज खान जो है मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे रणजी ट्रॉफी के अंदर। ध्यान में रखना, ये भी प्रश्न आपका एफकेट के अंदर पूछा जा सकता है। हालांकि सीडीएस और एनडीए के अंदर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रणजी ट्रॉफी टाइटल हाल फिलहाल में किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं नीति आयोग के सीईओ के बारे में। ध्यान में रखना, परमेश्वरन अय्यर जो है नीति आयोग के सीईओ बने हैं। सीधा सीधा आपका प्रश्न जो है यहां पर पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द नेशनल मिशन ऑन नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। अभी यहां पर ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करना। एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले ये जो आपका नार्फी है इसकी एब्रीविएशन क्या है?
एब्रीवेशन है नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। दूसरा प्रश्न बनेगा कि ये जो नार्फी है इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया है? इसे डेवलप किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज के द्वारा। और तीसरा क्वेश्चन बन सकता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज आपका कहां पर है? ये है बेंगलुरु के अंदर। अभी देखिए ये जो आपका मिशन है इसका फायदा क्या है? भारत के अंदर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो एयर क्वालिटी को लगातार चेक करना, उसके रिलेटेड जितना भी डाटा है उसे कलेक्ट करना और उस डाटा को गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना, म्यूनिसिपैलिटीज को प्रोवाइड करना, जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें प्रोवाइड करना, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट सेक्टर है, उनके पास में उस डाटा को पहुंचाना और जो भी प्रैक्टिकल साइंटिफिक सॉल्यूशन हो सकते हैं उन्हें बताना, जिससे एयर पोल्यूशन कम हो सके। उसके चलते इस मिशन की शुरुआत की गई है जिसका नाम है नार्फी, यानी कि नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। इसे डेवलप किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के द्वारा। ये इंस्टीट्यूट आपका कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं आज के लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका न्यूज के अंदर था, किस वजह से न्यूज में था समझने की कोशिश करना। देखिए यहां पर बहुत सारी इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज देखने को मिली है। इन इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज की वजह से वहां के जो एनिमल्स हैं, जो हमारा वन हॉर्न राइनोज हैं, उनके हैबिटेट खतरे में आ चुके हैं। अभी इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज क्या होती है? इन्वेसिव का मतलब होता है कि वहां की जो बायोडाइवर्सिटी थी ना, वहां का जो एरिया था, वहां से ये प्लांट स्पीसीज गायब हो चुकी थी, वहां पर ये प्लांट स्पीसीज नहीं पाई जाती। लेकिन ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, यानी कि जो हमारे ह्यूमन है वो वहां पर उस एरिया में लगातार आते जाते रहते हैं, उनकी गलतियों की वजह से ये प्लांट स्पीसीज दोबारा से वहां पर देखने को मिल रही हैं। काफी ज्यादा टॉक्सिक है, इनमें कुछ वीड्स भी हैं जिनकी वजह से हमारा जो हैबिटेट है वो खराब हो जाएगा। वन हॉर्न राइनोसोरस का हैबिटेट और बाकी एनिमल्स का हैबिटेट वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क आपका न्यूज में था। एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज कौन से नेशनल पार्क के अंदर रिसेंटली पाई गई है जिसकी वजह से वहां के एनिमल्स का हैबिटेट खतरे में आ गया है। तो काफी सिंपल प्रश्न है, आपको पता होगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इस वजह से न्यूज में था। और इन्वेसिव का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। तो चीजें काफी ज्यादा सिंपल हैं। पार्ट 1 के अंदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने कवर कर लिए हैं। मैंने आपको बता दिया है कि लाइक्स का टारगेट कितना होना चाहिए, मिनिमम 500 प्लस लाइक्स का टारगेट होना चाहिए। फिर हम जल्द से जल्द जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन्हें यहां पर कवर कर लेंगे। अगर आपको यहां पर 50% एक्स्ट्रा ऑफ का फायदा उठाना हो, जो कि बेस्ट ऑफर है, स्टील ऑफर है, स्टील डील है, एफकेट टेस्ट सीरीज, सीडीएस टेस्ट सीरीज, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जाइए, नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कूपन कोड यूज करना है इंडिया 50% ऑफ मिलेगा। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।